हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। मैं देश दीपक सिंह। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि गुणनखंड प्रमेय के क्या उपयोग होते हैं। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण थ्योरम की चर्चा करेंगे, जिस थ्योरम की सहायता से हम किसी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करते हैं। उस थ्योरम के बारे में या उस प्रमेय के संबंध में चर्चा करेंगे। इसी के साथ ही साथ अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का उपयोग करके कैसे हम HCF ज्ञात करते हैं और LCM ज्ञात करते हैं, कैसे इनका उपयोग किया जाता है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। और हाँ, एक बात ध्यान दीजिए, अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं वह सूचना आपको तुरंत मिल सके। अब यहाँ पर देखिए, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में आपको बताया था कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में या गुणनखंड के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, और जो गुणनखंड प्राप्त होता है वह गुणनखंड अद्वितीय होता है, यूनिक होता है, चाहे संख्याओं का क्रम जो भी हो। तो यहाँ पर जो भाज्य संख्या है उस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर हमको मिल रही है कि गुणनखंड अद्वितीय होता है। जो इस प्रकार से फैक्टराइजेशन प्राप्त हो रहा है वह फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। इन दोनों बातों का अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में या आगे के अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अब यहां पर देखिए दूसरी थ्योरम, जिसको थ्योरम 2 के नाम से यहां पर लिखा हुआ है। यदि p कोई अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तथा a कोई धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। अब यहां पर इस थ्योरम का बहुत ज्यादा उपयोग है। इस थ्योरम के प्रूफ के लिए यहां पर देखिए, फिर से थ्योरम को आप एक बार देख लीजिए कि यदि p कोई अभाज्य संख्या है या प्राइम नंबर है तथा a कोई धनात्मक पूर्णांक है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। यह यहां पर थ्योरम है। इस थ्योरम के प्रूफ को हम देखते हैं सबसे पहले, या इसके सत्यापन को हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस थ्योरम को हम सत्यापित कर पा रहे हैं। अब सबसे पहले देखिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब यहां पर क्या दिया गया था, p यहां पर प्राइम नंबर है, यहां पर यह अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, p कोई प्राइम नंबर है। फिर आगे यहां पर क्या दिया गया है, e इज पॉजिटिव इंटीजर, यह कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से अब यहां पर देखिए बेटा, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि a को भी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। जो कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, उसी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का यहां पर उपयोग कर रहे हैं। और a हो गया p1 p2 p3 अप टू pn। अब यहां पर p1 p2 p3 अप टू pn, यह भी क्या है, यह अभाज्य संख्याएं हैं। यह p1 p2 p3 अप टू pn, यह अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं या प्राइम नंबर हैं। और यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक
नहीं है कि यह भिन्न हो। यह आवश्यक नहीं है कि यह भिन्न हो। इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि 2 का 3 बार गुणा हो सकता है, या 3 का 1 बार गुणा हो सकता है, 5 का 2 बार गुणा हो सकता है, या 7 का 2 बार गुणा हो सकता है। तो ये कह रहा है कि P1 P2 P3 P5 अप टू Pn यहां पर जो संख्याएं लिखी गई हैं यह अभाज्य संख्याएं हैं, और यह आवश्यक नहीं है कि ये डिस्टिंक्ट हो, अलग अलग हो। यह एक भी हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती हैं। दिस इंप्लाइज दैट, अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया P1 P2 P3 अप टू Pn इनटू ये हो गया P1 P2 P3 अप टू Pn। क्योंकि a का मान ये है, दोनों पक्षों का हमने वर्क कर दिया है। जब दोनों पक्षों का वर्क कर दिया तो यह संख्या हमको मिल गई। दिस इंप्लाइज दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर अप टू Pn स्क्वायर। यह n संख्याओं तक अगर हमने, या n अभाज्य गुणनखंडों तक अगर इसका विस्तार किया तो n गुणनखंडों तक इसके विस्तार को हम इस प्रकार से प्राप्त कर ले रहे हैं। फिर देखिए आगे क्या दिया गया है। आगे इसी थ्योरम में दिया गया है कि यदि a स्क्वायर यह किससे डिवाइड है, a स्क्वायर यह डिवाइड है p से, मीन्स a स्क्वायर p से विभाजित हो जाता है। a स्क्वायर जो है वो p से विभाजित हो जाता है, अर्थात अब यहां पर जो यूनिकनेस का गुण यह दिया गया था। यह क्या किया था? यह दिया गया है कि a स्क्वायर यह p से डिवाइड हो रहा है। अब यहां पर आइए आगे, अब इसमें यूज करते हैं जो अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड हमको मिल रहा है, उन अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के अद्वितीय गुण से। तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अद्वितीय गुण से, जो इसका यूनिक गुण था उसके यूनिक गुण से अब हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि यूनिक गुण से हमको क्या मिल रहा है। अब देखिए a स्क्वायर के जो हमको गुणनखंड मिल रहे हैं वह गुणनखंड P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर P4 स्क्वायर, इस प्रकार से हमको गुणनखंड मिल रहे हैं। अब इसका मतलब है कि a स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? a स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड यह P1 है, P2 है, P3 है अप टू Pn है। यह इसका अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि यहां पर आप देखिए कि यही जो a स्क्वायर था, इस a स्क्वायर को हमने इस प्रकार से लिखा हुआ था, और यह P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर Pn स्क्वायर इस स्क्वायर्स के रूप में ये प्राप्त हुआ था। अब यहां पर देखिए, अब जो P है, P इन सभी में से कोई एक है। जैसे हमने यहां पर P1 P2 P3 लिखा हुआ है, अर्थात P इन्हीं में से कोई एक है। अगर P इन्हीं में से कोई एक है तो अब अगर a स्क्वायर डिवाइड हो रहा है P से और P इन्हीं में से कोई एक है, तो दिस इंप्लाइज दैट a डिवाइडेड बाई P, अर्थात a भी P से विभाजित होगा। यह a भी P से विभाजित होगा। अब यहां पर देखिए, इस चीज को समझने के लिए कोई प्राइम नंबर लेते हैं, कोई नंबर लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर, जैसे
a इज इक्वल टू 6, यह है धनात्मक पूर्णांक, यह हमने पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। अब ये देखिए a इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 1 या 1 इंटू 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहां पर a किसके रूप में है, 6 इज इक्वल टू a के रूप में है। तो 6 के जो अभाज्य गुणनखंड हमको मिल रहे हैं वह या तो 3 है, या तो 2 है, या तो 1 है। अब यहां पर देखिए a स्क्वायर बराबर किसके हो गया, a स्क्वायर बराबर हो गया 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 36 के बराबर हो गया। अब यहां पर देखिए पहला क्या कर रहा है, अब इसके यहां पर देखिए यह P1 हो गया, यह P2 हो गया, यह P3 हो गया, यह अभाज्य गुणनखंड हो गए 6 के। अब a स्क्वायर देखिए, a स्क्वायर डिवाइडेड बाई p, a स्क्वायर डिवाइडेड बाई p, इसका मतलब है कि 36 डिवाइडेड बाई इसमें से अगर 3 ले लें तो यहां पर हमको 12 मिल गया। इसका मतलब है कि यह 36 यह P1 से P2 से P3 से सबसे विभाजित हो जाएगा। देखिए यहां पर अगर 3 लिया था, इसी को 36 बटे अगर 2 करें तो यहां पर 18 आ गया। अगर इसको 36 यहां पर 36 बटे 1 करें तो 36 आ गया। इसका मतलब है कि यह P1 से भी विभाजित है, P2 से भी विभाजित है और P3 से भी विभाजित है। अब फिर देखिए दिस इंप्लाइज दैट a डिवाइडेड बाई p। अब a क्या था, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 6 था। अगर यहां पर P1 इज इक्वल टू 3 लें, दिस इंप्लाइज दैट a डिवाइडेड बाई P1 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2 आ गया। अगर यहां पर P2 इज इक्वल टू 2 लें, दिस इंप्लाइज दैट a डिवाइडेड बाई P2 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 आ गया। अगर यहां पर P3 लें, दिस इंप्लाइज दैट a डिवाइडेड बाई P3 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 6। अब हम देखते हैं कि अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स है, उसका क्या उपयोग है। जब हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं या एलसीएम ज्ञात करते हैं तो किस प्रकार से उसका उपयोग करते हैं। दो या दो से अधिक धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ या एलसीएम ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों का उपयोग करते हैं। जो यहाँ पर एल्गोरिथम दिए गए हैं, स्टेप दिए गए हैं, उन्हीं स्टेप का उपयोग करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया धनात्मक पूर्णांक है उसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं, उनके प्राइम फैक्टर प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार प्राप्त जो अभाज्य गुणनखंड है उनको घातों के बढ़ते हुए क्रम में अथवा घातों के घटते हुए क्रम में जिस प्रकार से जिस संख्या की घात मिली हुई है उसको लिख लेते हैं। फिर सेकंड इसका एल्गोरिथम है या द्वितीय चरण है कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की पहचान करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है। जब कॉमन प्राइम फैक्टर आपको मिल जाएगा तो न्यूनतम घात वाले उभयनिष्ठ गुणनखंड को प्राप्त करेंगे और न्यूनतम घात वाले उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल प्राप्त करके या गुणनफल प्राप्त करने के पश्चात उनका गुणा कर लेंगे और जो गुणनफल होगा वही एचसीएफ कहलाता है। इसी प्रकार से थर्ड स्टेप है या तीसरा चरण है कि जब हमको एलसीएम प्राप्त करना है तो एलसीएम प्राप्त करने हेतु अभाज्य गुणनखंडों की सारणी बनाएंगे। प्रत्येक संख्या एक बार आनी चाहिए तथा इनकी अधिकतम घात प्राप्त करेंगे। इस प्रकार प्राप्त अधिकतम घातों की संख्याओं का आपस में गुणा करके हम एलसीएम प्राप्त कर लेते हैं। फिर आगे आपको ध्यान रखना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू होता है a इंटू बी, जहां a व b दो धनात्मक पूर्णांक हैं और यह बात केवल और केवल दो पूर्णांकों के लिए सत्य है। दो से अधिक अगर पूर्णांक होते हैं तो इस प्रक्रिया का पालन नहीं होता है। अब यहां पर एग्जांपल्स के रूप में लेते हैं, जैसे देखिए, जैसे संख्या 26 व 91 का एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करें।
इस संख्या 26 और 91 का हमको एचसीएफ भी ज्ञात करना है और एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 26 है, अब 26 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 26 हो गया, 2 से सबसे पहले भाग दिया, यहां पर हो गया 13, फिर यहां पर 13 से डिवाइड किया, यहां पर 1 आ गया। इसका मतलब है कि यह हो गया 2 गुणे 13, तो 2 की 1 घात और 13 की 1 घात के रूप में हमने इसको लिख दिया। फिर अगली संख्या है 91, यह बराबर हो गया। अब 91 का भी अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। 91 यहां पर हो गया 13 7 जा, फिर 7 1 जा, तो ये हो गया 13 into 7 या 13 raised to power 1 and 7 raised to power 1 या 7 raised to power 1 into 13 raised to power 1। इस प्रकार से जो दी गई संख्याएं थी, उन दी गई संख्याओं का हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिया। अब जब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिया, तो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने के पश्चात अब देखिए यहां पर हमको सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करना है। जब आपको एचसीएफ ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि उभयनिष्ठ जो भी गुणनखंड है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड आपको इस प्रकार से आपने सारणी बना लेना है। एचसीएफ के लिए, एचसीएफ के लिए उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड एक सारणी हो गई। अब फिर इसकी न्यूनतम घात, हो गई। अब यहां पर देखिए बेटा, ये जो कॉलम बन गया दोनों, अब यहां पर देखिए उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, 13 है, तो यहां पर आपने लिख लिया 13। अब इसकी न्यूनतम घात कितने के बराबर है, न्यूनतम घात 1 के बराबर है, इसलिए HCF इज इक्वल टू हो गया न्यूनतम घातों वाली संख्याओं का गुणनफल, न्यूनतम घातों वाली संख्याओं का गुणनफल। और यहां पर केवल 13 है, 13 की घात 1 है और यह बराबर हो गया 13। तो यहां पर एचसीएफ हमको कितना मिल गया, यहां पर एचसीएफ हमको 13 के बराबर मिल गया। इसी प्रकार से अब इसका हमको एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर एलसीएम ज्ञात करने के लिए देखिए, यहां पर एलसीएम के लिए अब यहां पर भी इसी प्रकार से 2 सारणी बनाएंगे। अब यहां पर देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं। अभाज्य गुणनखंड अब एक संख्या एक ही बार लिखी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। अभाज्य गुणनखंड हो गया और फिर उसके पश्चात यहां पर उसकी घात हो गई, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड हो गया, फिर घात हो गई। अब यहां पर देखिए संख्या 2 है, 7 है और 13 है, 2 है, 7 है और 13 है। अब 2 की कितनी घात है, 1 घात है, फिर 7 की कितनी घात है, 1 घात है, 13 की कितनी घात है, 1 घात है, इसलिए एलसीएम बराबर हो गया अभाज्य गुणनखंडों के अधिकतम घातों वाली संख्याओं का गुणनफल। तो एलसीएम बराबर हो गया अभाज्य गुणनखंडों के अधिकतम घातों वाली संख्याओं का गुणनफल। यहां पर हो गया 2 की घाते 1 गुणे 7 की घाते 1
और गुणे 13। तो 2 के घाते 1 गुणे 7 के घाते 1 गुणे 13, और इस प्रकार से यहां पर हमको मिल गया, ये हो गया 2 गुणे 7 गुणे 13 बराबर हो गया 2 गुणे 7, यह बराबर हो गया 14। तो 14 गुणे 13, 14 गुणे 13, और यह बराबर हो गया 3 चौक को 12, 2 हाथ में आया 1, फिर 3 एकम 3 1 4, फिर ये हो गया 1 चौक को 4 और 1 एकम 1, 2 8 1, ये हो गया 182। तो यहां पर एलसीएम बराबर हो गया 182 व एचसीएफ यह बराबर मिल गया था हमको 30। तो इस प्रकार से यह हमने एलसीएम और एचसीएफ इसका ज्ञात कर लिया। हैव ए नाइस डे।